सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। पहला फेज हमने पढ़ा, उसमें एक मूवमेंट है जो बाहर हुआ है जिसे कहते हैं गदर मूवमेंट। ठीक है, वो बाहर हुआ लाला हरदयाल, भाई परमानंद, इन सब के समय पर। तो वी विल सी इन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जब हम आएंगे उस पर। सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म हुआ क्या कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों आया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुई, और एंड होने के बाद विग पार्टी गवर्नमेंट में आई। विग पार्टी गवर्नमेंट, तो विग पार्टी जब गवर्नमेंट में आई तो चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल भेजेगा, और मॉन्टेग्यू नहीं, चेम्सफोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मॉन्टेग्यू गवर्नर जनरल। तो उनके दोनों के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी 1919 का कानून आया जिसे रिफॉर्म्स की तरह भी देखा गया। रिफॉर्म्स क्यों देखा गया? क्योंकि इसमें इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वरीयता मिली, यानी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम इंडियंस आ सकते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में अब सबसे ज्यादा इंडियंस होंगे। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स करे गए 1919 की। ये पहले रिफॉर्म है 1919 के जिसमें ब्रिटिशर्स ने प्रियम्बल दिया था। इससे पहले किसी भी रिफॉर्म में प्रियम्बल नहीं दिया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पहली बार इसमें प्रियम्बल आया, प्रस्तावना आई, और इसने कहा कि इंडिया को हम आगे सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। प्रस्तावना क्या देंगे? सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। तो इंडियंस ने कहा कि आप तो कह रहे सेल्फ गवर्नमेंट आगे देंगे, अभी हमें तो अभी चाहिए, तभी तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमने आपको सपोर्ट किया है। गांधी जी ने इतना सपोर्ट दिया कि उन्हें कैसरे हिंद बता दिया, टाइटल दे दिया कैसरे हिंद का। तो गांधी जी ने कहा, हाँ द सेम महात्मा, उन्होंने कहा और हमारे तो पोपट खींच दिया, कहा सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। सेल्फ गवर्नमेंट देना था इन्हें, और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कह रहे हैं हम देंगे। तो जो अभी होनी थी ये कह रहे हैं बाद के लिए टाल रहे हैं। और साथ के साथ ये कहा कि 10 साल बाद चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्रूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जब 1919 के बाद आएंगे, इसलिए इस क्या चेंजेस आएंगे इसके लिए एक कमीशन भेजा जाएगा जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, कमीशन बैठाया जाएगा कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आने चाहिए। इसे ही साइमन कमीशन कहते हैं। हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने साइमन कमीशन का इसलिए विद्रोह किया कि उनका कहना था इसमें ऑल वाइट है, सारे अंग्रेज हैं, गोरे हैं, इंडियंस तो इंक्लूड ही नहीं करा गया। इंडियंस के लिए कानून बना रहे हो और कमीशन में एक भी इंडियन नहीं। तो लाला लाजपत राय, बंगाल की कितने मूवमेंट, इन सब ने इस साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह किया। और इसी साइमन कमीशन में लाहौर में जब लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पे लाठी चार्ज हो गई, और लाठी चार्ज होने के कारण इनकी मौत हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गए, मार्टिर्ड हो गए। तो ये वही लड़का है भगत सिंह जिसने देखा कि लाला लाजपत राय की डेथ कर दी। कितने बड़े लीडर जिन्हें पंजाब केसरी कहा जा रहा है, उसको जब ये नहीं छोड़ रहे हैं तो आम आदमी पे कितने प्रताड़ना कर रहे होंगे। जब आप पॉलिटिकल, इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को नहीं छोड़ रहे हो तो आम आदमी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे, चन्नों की धूल भी नहीं। तो भगत सिंह ने कहा कि बम का जवाब बम से, गोली का जवाब गोली से, आंख निकालने के ऊपर आंख निकाल ली जाएगी। फिलॉसफी ऑफ बम। बम की आवाज से ही बहरा सुन सकता है। वो कोड़े मार रहा, आप कह रहे हो कि दूसरे पे भी कोड़े मार, ऐसे कोई नहीं, किसी का दिल नहीं पसीजता। ये गांधी जी क्या नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं? इज्जत गांधी जी के सब करते थे, ये बताओ, वो इज्जत लायक थे इसलिए इज्जत सब करते थे, भगत सिंह भी करते थे, ऐसा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैडम कह रही थी कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। गांधी जी ने 32 पॉइंट एजेंडा दिया अरविंद को और कहा भगत सिंह को छोड़ दो। अरविंद ने कहा सब कुछ कर दूंगा, मर्डर को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब इतना भी ज्यादा नहीं कि मेरे ऊपर ही लंदन से फोन आ जाए। बड़ी असेंबली में बम फेंका तो छोड़ो, पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में थे, इनकी पूरी आर्मी है, टुकड़ी है,
इन्हें कैसे छोड़ दें ऐसे? गांधी जी ने बात करी उसके बारे में, लेकिन अरविंद ने कहा कि भाई 32 पॉइंट मांगे हैं, 32 पॉइंट एजेंडा, नई नई बातें करिए, साल टैक्स कम करो, ये करो और वो करो, रुपी का डेप्रिसिएशन करो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। 32 पॉइंट एजेंडा, 32 पॉइंट मांगे गांधी जी ने, तो अरविंद ने कहा सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। अब गांधी जी क्या करते, वापिस आए। जब वापिस आने लगे तो लाहौर में काली झंडे दिखाए गए उन्हें। ये स्टोरी थी। 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। गांधी जी ने कहा रिफॉर्म तो है ही नहीं है, कह रहा सेल्फ रूल। सेल्फ रूल समझते हो? इंडियंस टू बी रूल्ड बाय इंडियंस, सेल्फ रूल कहते हैं, आल्सो नोन एज होम रूल, यानी घर का रूल। तो सेल्फ रूल, गांधी जी ने सेल्फ रूल तो है नहीं, कह रहा आगे दूंगा। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दो बातें रखी। एक तो टर्की में जो खिलाफत है, खिलाफत राजदा, ओटोमन टर्क, उसको एक हम्बल ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी उसकी खिलाफत ना खत्म की जाए, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के लोग उस खलीफा को अपना रिवर्ड समझते हैं, काफी इज्जत देते हैं उसे। तो ओटोमन टर्क्स को ना खत्म किया जाए। और दूसरा जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कह रहे हैं, कोई रिफॉर्म नहीं है, होम रूल तो दिया ही नहीं। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मतलब सरकार को कोई कॉपरेट नहीं करेंगे, सरकारी दफ्तर नहीं जाएंगे, अगर आर्मी में सोल्जर हो तो अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएगा, और जब सरकारी विभागी काम करना बंद कर देगा तो सरकार घुटने पे आ जाएगी। नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट नहीं करेंगे। तो 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। अब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर ही रहे थे, और गांधी जी का कहना था कि किसी भी वायलेंस का आंसर नॉन वायलेंस हो सकता है, अपनी ताकत को इतना प्रखर बनाओ। वो कहता ना अग्निपथ में, कोई शक्तिशाली ही माफ करने की क्षमता रखता है। समझ में आया? अगर आप कायर हैं तो जिंदगी भर खाली प्रतिज्ञा के प्रतिशोध में जलते रहेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, आप खुद बहुत बड़े बलशाली हैं, तभी लोगों को माफ कर सकते हैं। ये इसी तरह है कि छोटे बच्चे ने थप्पड़ मार दिया हो, आपने कहा बच्चा है छोड़। तो गांधी जी ने कहा वायलेंस का आंसर नॉन वायलेंस नहीं। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में काफी जगह वायलेंस हुए। सबसे बड़ा वायलेंस हुआ चोरा चोरी में। गोरखपुर में एक पुलिस थाना है, एक जगह है चोरा चोरी, वहां पे गोरखपुरियाओं ने थाने में आग लगा दी, मरे उसमें इंडियंस ही, थाने में पूरी आग लगा दी, पैर पकड़ के पीटा, थाने में बंद कर आग लगा दी। गांधी ने कहा कि ऐसी एनार्की नहीं होनी चाहिए, ये वायलेंस, इस तरह का वायलेंस। अच्छा गांधी जी है तो तेज, उन्हें ये पता है कि अगर मैं एक बार इसे अगर नहीं करूंगा ना तो ये पूरा मूवमेंट वायलेंस के बेसिस पे खत्म कर देंगे। एग्जांपल बताएं आपको, किसी भी मूवमेंट में अगर वायलेंस हो जाए तो वो वायलेंस खत्म हो जाता है बेटा, वो पूरा मूवमेंट खत्म हो जाता है। वो सिविल सोसाइटी से सपोर्ट नहीं करती है, इंटरनेशनल आंसू उसके लिए नहीं बैठते हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। आप देखो जब से किसान आंदोलन में वो घटना हुई और लाल किले पर तिरंगा हटाकर जब खालिस्तान का फ्लैग लगाया गया, तब से उस मूवमेंट डिरेल हो गया। वायलेंस किसी भी मूवमेंट का आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप वायलेंट बन जाएंगे तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सिविल सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी। तो और सबसे बड़ी बात, जिस सरकार के अगेंस्ट आप ये वायलेंस कर रहे हैं वो तो वायलेंट की बाप है, वो वायलेंस पे आ गई तो क्या करेगी? आप कह रहे हो मेरे पास AK-47 है, रफेल है, घर में घुस के मारेगी। रफेल है उसके पास, फ्रांस से खरीदा है, अभी तेरे लिए ही खरीदा है। समझ में है? पाकिस्तान तो बात की बात है, चाइना, रफेल है। तो वायलेंस का आंसर बेटा वायलेंस नहीं हो सकता। वो भी किससे लड़ रहे हो आप? द ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। वो ब्रिटिश एम्पायर जिसने छक्के छुड़ा दिए जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस ब्रिटिश एम्पायर से लड़ रहे हो। वो ब्रिटिश एम्पायर जिसने नेपोलियन भी जिसके आगे जिसने घुटने टेक दिए, वो ब्रिटिश एम्पायर, उससे लड़ोगे, वो भी चंद बंदूकें और गोलियों पर, बम फेंक कर।
तो गांधी का जैसी चोरा चोरी हुआ, गांधी ने पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नलीफाई कर दिया। कहा कि अब कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं है, कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई सड़कें जाम नहीं करेंगे, कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं होगा। अब समझो इस बात को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे दोबारा आते हैं, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गए थे। तो जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया तो उसमें एक रिफॉर्म में एक और चीज करी गई, उसे कहते हैं जनरल एमनेस्टी। क्या कहा था? जनरल एमनेस्टी। आप कहेंगे जनरल एमनेस्टी क्या है? हुआ क्या, जो अनुशीलन समिति बंगाल में थी, जो अभिनव भारत मुंबई में था, और उसके प्रिजनर्स जेल में बंद थे, ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडियंस ने हमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सपोर्ट किया है, हम इन सारे प्रिजनर्स को छोड़ रहे हैं। जनरल एमनेस्टी 1920 में दे दी गई। तो ये सारे लीडर जो अनुशीलन समिति के जेल में बैठे थे, अब कहां आ गए? जैसी बाहर आ गए, विचारधारा फिर दोबारा। समझ में आई बात? तो जनरल एमनेस्टी दे दी गई 1920 में, और इसके कारण ये पॉलिटिकल जो अनुशीलन समिति बैठी थी जेल में, अभिनव भारत बैठा था जेल में, अब कहां आ गया? जब रिलीज हुए तो आप देखो, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी का सपोर्ट खाली मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं करा है, रेवोल्यूशनरी जिसे टेररिस्ट आप कहते हैं उन्होंने भी करा है। चंद्रशेखर आजाद गांधी के साथ थे, सुखदेव भगत सिंह गांधी के साथ थे, भगवती चरण बोहरा, जयदेव कपूर, योगेश चंद्र बनर्जी, सूर्य सेन, इन सब ने किसका साथ दिया है? गांधी का, इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो चाहे आप नाम लिख लो, योगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, जतिन दास, अरे वही बम बनाने वाला जतिन दास, अब भगत सिंह के लिए बनाएगा, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जी पकड़े नहीं गए, अपने लंगोट में, अपनी धोती में एक गोली बांध के चलते थे, उन्होंने कहा मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। अल्फ्रेड पार्क था जहां ब्रिटिशर्स इन्हें पकड़ने आए, वहां इन्होंने अपने आप को गोली मार दी। ठीक है, कुछ लोग व्हाट्सएप पे कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं, इसकी खबर नेहरू ने दी। ऐसा नहीं था, क्यों इलाहाबाद में वो भी थे ना नेहरू, ऐसा नहीं था। मैं गांधी की इस फिलॉसफी में तो बिलीव रखता हूं कि किसी भी इंसान से बढ़कर कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता, किसी भी इंसान से बढ़कर कोई देश नहीं हो सकता, वो देश भी उस इंसान से ही मिलकर बना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग सोचते हैं 1-2 लाख मर भी गए तो कोई बात नहीं, आंदोलन है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पता है, CR दास, चित्तरंजन दास, बड़े फेमस आदमी, क्या नाम? चित्तरंजन दास, गांधी जी, इन सब ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। जब चोरा चोरी कारण ये खत्म हुआ तो यहां पर कुछ डिसएंचांटेड लड़के हुए, उन्होंने कहा गांधी जी का तरीका क्या है, हम तो ये समझ रहे थे गांधी जी क्रांति लेके आ जाएंगे, खत्म कर देंगे ब्रिटिशर्स को। गांधी जी ने मूवमेंट कॉल कर दिया, एक थाने में आग लगाने की बेसिस पे। और ये जो यूथ था, क्योंकि इट हैज दैट कैपेसिटी टू चेंज द वर्ल्ड, तो इन लोगों ने, जिसमें योगेश चंद्र चटर्जी थे, सूर्य सेन थे, जतिन दास थे, चंद्रशेखर थे, भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, ये वही आदमी है जो लेसन नोन है, इन्होंने ही फिलॉसफी ऑफ हम लिखी, एक पूरा पेम्पलेट है। और गांधी जी को बुलाया, चरखे से आजादी मिलती तो जब हम गुलाम हुए तो चरखाई चला रहे थे। भगवती चरण बोहरा, जयदेव कुमार, ये सब पहले पार्टिसिपेंट थे, अब ये डिसएंचांट हो गए। चले, नाउ दे बिकम डिसएंचांट। इसी समय अब सुनो, ये लोग एक सोशलिस्ट क्लास से आ रहे हैं, बहुत वेल लेड पर्सनैलिटी। और मैंने आपको एक चीज मैं बता दूं, जो वेल रेड पर्सनैलिटी होगा वो मैक्सिमम लेफ्ट से आता है, क्योंकि उसकी विचारधारा है, और जो उसकी एक्सट्रीमिटी है, यानी जो उसका अपोजिशन है, वही राइट विंग बनता है।
यानी राइट विंग इज ए रिएक्शन वेयर एज लेफ्ट इज इंटेलेक्ट। वो लेफ्ट की विचारधारा जिसमें उन्होंने भगत सिंह कह रहा है ये बात कि भाई हम किस आजादी की बात कर रहे हैं, किस आजादी की बात कर रहे हैं और किससे आजादी? गोरा चला जाएगा तो भूरा गोरा आ जाएगा, ब्राउन ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, व्हाइट ब्रिटिशर्स ही तो भेजे हमने, ब्राउन ब्रिटिशर्स आ जाएंगे। इससे किसानों का भला होगा, इससे गरीबी खत्म होगी, इससे हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। तो भगत सिंह उस जमाने में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं, हमें पहले सोशल सामाजिक चेंज करने की जरूरत है। और दे आर द फायर ब्रांड लीडर्स ऑफ सोशलिज्म। रशियन क्रांति जो बोल्शेविक है, लेनिन है, लेनिन से इतना प्रभावित थे कि लास्ट टाइम भी उसने लेनिन पढ़ी। इटालियन रेवोल्यूशन, मजीनी, बिस्मार्क, इन सब से प्रभावित थे। आजादी हमारा मकसद नहीं है। भूल चुकी क्या? ये क्या कह रहे हो? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? ये हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकल कर मुट्ठी पर रही सरकार को हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान घर के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन बनाना है। हमें समझना चाहिए ये 1% इंडियन के पास 57% वेल्थ है। लोग कोरोना के बाद हाशिए पे आए और कुछ लोगों ने किस्मत ही करप्शन से इस कोरोना काल में बनाई है। हम नाम नहीं लेना चाहते, लाइव क्लास है, समझ तो गए होगे। तो वो हिंदुस्तान हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमने कभी फोकस ही नहीं करा कि हमारे जो खेतियारी मजदूर हैं, वो समाज के प्रताड़ित बच्चे हैं, जिन्हें बचपन से किसी रेस्टोरेंट में लगा दिया गया क्योंकि उनके माँ बाप की हैसियत रही है पढ़ाने की, और बचपन से वो बर्तन धो रहे हैं, तुम्हारी झूठन धो रहे हैं। वो भविष्य हम इंडिया को दे रहे हैं। हम यूरोप से कंपेयर कर रहे हैं? हाउ डेयर यू। कुत्ते के लिए एम्बुलेंस आ जाती है यूरोप में, यहां पर अगर कोई मरा हो तो एम्बुलेंस तो क्या ही आएगी, उसका लूट, फोन और पर्स और लूट ले जाएगा। किस समाज की परिकल्पना। और आप ये कहो कि एक दो चीजों से क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि 1922 में इंडियन सिविल सर्विस का पेपर पहली बार इंडिया में हुआ, इलाहाबाद में। और पहला क्वेश्चन उसका है, द गोल्डन पीरियड लाइज इन द फ्यूचर नॉट इन द पास्ट। तो दे आर द वेल रेड पर्सन। अगर भगत सिंह के बारे में पढ़े तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊं इस पर्सन के बारे में। अभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट उस पे आते हैं रिकवरिंग। अब इन डिसइंचांटेड जो लड़के थे, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद, तो अब क्या था कि अनुशीलन समिति वाले जो है, अब समझते रहिए, पहले इधर आ जाते हैं। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी अनुशीलन समिति और इन सब के बाद, जिसका नाम था HRA। क्या नाम था बेटा? HRA। और ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं, अब देखो, जो बंगाल और महाराष्ट्र के जो थे, अब ये जेल में बंद थे। जेल के बाद लीडरशिप बाहर आई। लीडरशिप बाहर आई तो नए नए फायर ब्रांड लीडर आए, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ सान्याल, इस तरह के लोग। कौन कौन? लिख लो नाम, उनका नाम हिंदुस्तान। अब सुनिए कौन कौन से? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सत्येंद्र नाथ सान्याल, इन सब ने कहा कि अब अपनी तरीके बदलने पड़ेंगे। और सेकेंड वेव ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ। इन्होंने एक बुक लिखी, कहा कि प्रैक्टिकल बताएंगे, और एक बुक लिखी बंदी जीवन, क्योंकि बंद थे ना ये, तो क्या नाम बुक लिखी? बंदी जीवन। और बंदी जीवन में इन्होंने बताया किस तरह से एक नेशनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्यूल किया जा सकता है, भारत को आजादी दिलाई जा सकती है।
राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी, सत्येंद्र नाथ सान्याल और उनकी बुक नोन एज बंदी जीवन। अब इन सब ने इस बंदी जीवन के बाद ये लोग कानपुर में मिले और अब इनके अंदर फीलिंग सोशलिज्म की है। अब जितना रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आएगा सब सोशलिज्म से प्रभावित है, कम्युनिज्म से साम्य है, यानी राजा और रंक एक है, साम्य है, साम्यवाद, कम्युनिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप। कम्युनलिज्म मत कहना, थोड़ी रहम, कम्युनल नहीं कह रहा, कम्युनिज्म साम्य है। साम्य का मतलब समझते हो, राजा और रंक साम्य है, सेम है, इसे साम्यवाद कहते हैं। समझ में आया? जो इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं रखता वो पूंजीवाद, यानी पूंजी ज्यादा बड़ा है, जिसके पास पूंजी है वो क्या है? पूंजीवाद। तो मेरे कॉमरेडो, चलो आज तुम्हें कॉमरेड बनाऊं मैं। चलो कॉमरेड्स, तो हम कानपुर में मिले और इसलिए आप देखेंगे ये सब नई नई फायर ब्रांड लीडर सारे सोशलिस्ट देखेंगे। नेहरू वाज सोशलिस्ट, नेहरूवियन सोशलिज्म पढ़ने के लिए दुनिया इंडिया आई। सुभाष चंद्र बोस तो पूरा कम्युनिज्म में बिलीव रखता था, ही वाज ए कम्युनिस्ट। तो जितने फायर ब्रांड लीडर नए नए लड़के आप देखेंगे सब कहां से आ रहे हैं? सोशलिज्म से, एक्सेप्ट पटेल, ही बिलीव इन राइट विंग पॉलिटिक्स। ठीक है एवरीवन? तो कानपुर में ये मिले और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, लेकिन ये कहते एसोसिएशन नहीं है, खुद को आर्मी कहना चाहते थे। तो कहीं कहीं आपने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी सुना होगा, कहीं कहीं एसोसिएशन। आर्मी एंड एसोसिएशन वन एंड द सेम थिंग। फाउंड इन्होंने एसोसिएशन की तरह करी थी, लेकिन खुद को आर्मी कहते थे। कौन कौन है? सत्येंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, असफगुल्ला खान। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई, आल्सो नोन एज आर्मी। अब सुनो, इन्होंने कहा पैसा कैसे लेके आएंगे, तो पहले ऑब्जेक्टिव सुनो। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सुन के यू विल बी अमेज्ड टू नो। इन्होंने कहा हिंदुस्तान को एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमेरिका में जैसे इंडिपेंडेंस की क्रांति हुई थी 1776 में, उस तरीके की क्रांति लेके आएंगे इंडिया में। और प्रिंस मेन क्या होगा कि लार्ज स्केल पर प्रोपोगेंडा चलाया जाएगा, आर्म स्ट्रगल होगा, लड़कों को रिक्रूट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इन सब के लिए मनी रिक्वायर्ड है। अब मनी कहां से आएगी? डकैती से। ट्रेन रूट लेंगे। तो पहले अकाउंट ट्रांसफर तो होते थे नहीं, तो क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह पैसा जो ट्रेजरी का जाता था ट्रेन में लद के आ जाता था। ऐसी एक ट्रेन जा रही थी काकोरी से। कहां से? 1925 में लूट ली गई। कब लूट ली गई? 1925 में। इसे कहते हैं इनफेमस और फेमस। आप ब्रिटिशर हिस्टोरियन से आते हैं तो इनफेमस, इंडियन हिस्टोरियन से आते हैं तो फेमस। द फेमस काकोरी रोबरी, डकैती, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो 9 अगस्त 1925 का दिन था। 10 लड़के थे, 8 डाउन ट्रेन एट काकोरी। 8 डाउन समझते हैं? 8 रात के 8 बज रहे हैं, तो 8 डाउन ट्रेन एट काकोरी, जो एक गांव है लखनऊ के पास। यहां पर ये ट्रेन लूटी गई। यंग लड़के थे और उन लड़कों में अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहेरी, ये सब इनमें इन्वॉल्व थे। अब समझिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला खान, वही राम प्रसाद बिस्मिल जो लिख रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में। जो लिख रहे हैं वक्त आने दे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ए शहीदे मुल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये 2 लड़के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला खान, रोशन सिंह, इन सब को
पकड़ा गया और इवन राजेंद्र लहेरी, इन सब को फांसी चढ़ा दी गई। और जो इनके साथ 4 और पकड़े गए थे उन्हें अंडमान निकोबार की जेल दे दी गई, काला पानी की। तो जितने भी ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लीडर रहते थे, आप समझो इन सबको कौन सी सजा मिलती थी? काला पानी। गांधी जी आगा खान पैलेस में रहते थे, समझ में आया? बंगला देखा है वो कभी? पूरे गुड़गांव में इतना बंगला नहीं देखा होगा ऐसा कोई, समझ में आया? 10 एकड़ में तो बगीचा बगीचा है, महल है वो इंडिया का, बकिंगम पैलेस। इन सब को पकड़ लिया गया, काला पानी की जगह जेल मिल गई। एक ही लड़का बचा, एक ही, मतलब हिस्ट्री के लिए लड़का उस समय के लिए, बाकी एक ही क्रांतिकारी बचे और हमारे पूजनीय चंद्रशेखर आजाद, पंडित जी बच गए। यही पंडित जी बाद में भगत सिंह, बोहरा, सुखदेव, इन सबको अपनी एक टुकड़ी बनाते हैं और एचआरए का नाम एचएसआरए बन जाता है, क्योंकि इसमें एक सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया जो भगत सिंह के कहने पर चंद्रशेखर ने जोड़ा था। यानी चंद्रशेखर के स्टूडेंट ही मान लीजिए भगत सिंह को आप, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। तो पंडित जी बच गए और इनका कहना भी था मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा। अपनी धोती में बंदूक की गोली बांध के चलते थे कि कभी भी पुलिस से तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। ये एक इनका, और अच्छे खासे जिम्नेसिज्म से ये लोग आते थे। चंद्रशेखर आजाद की पर्सनैलिटी कभी देखी है आपने? इतना अच्छा खासा इनका वो था, शरीर था, अच्छा खासा। हाँ, ऐसे नहीं है, ये सब जिम्नेसिज्म से लोग आते हैं, समझ में आया? चलिए, तो काकोरी केस एक मेजर सेटबैक था एचआरए को लेकर, लेकिन फाइनल ब्लो नहीं था, नॉट अ फैटल ब्लो, क्योंकि एक बहरूपैया बच गया था, उसका नाम था, अब वो बच गया है। कहानी आगे बढ़ाए। अब फॉर्मेशन ऑफ एचएसआरए, एचआरए बिकम, ठीक है, यंग लड़के जिसमें विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, पंजाब से, यूपी से, बिहार से, ये लड़के रिक्रूट करे गए अंडर द लीडरशिप ऑफ, ठीक है, और साथ के साथ इन्होंने कहा दे आर इन्फ्लुएंस बाई, राजा और रंग एक है, समान। जब वो आजादी नहीं है जब गोरे अंग्रेजों को बदल कर, रिप्लेस कर ब्राउन अंग्रेज आ गए हों, काले अंग्रेज ही हैं, तो वो आजादी नहीं है। आजादी है भुखमरी से, आजादी है गरीबी से, आजादी है अशिक्षा से, आजादी है भुखमरी से, वो है आजादी। किस बात की आजादी? सच बात है। अरे अंग्रेजों ने, सच बात है, किसके लिए आजादी? कौन सी आजादी? अंग्रेजों के जाने के बाद तो ब्राउन इंग्लिश मैन आया, उससे कौन सी दुनिया इतनी चेंज हो गई? किसको शिक्षा मिल गई, किसको हेल्थ मिल गया? रोटी कपड़े मकान तो वो पहले भी अपनी मेहनत भी जो करी उसने, लेकिन समान तो ऐसा हो जो समानता प्रदान करे उसे। एनीवन कैन राइज थ्रू द रैंक्स, इसीलिए समानता दी जाए। और थैंक्स टू अंबेडकर कि रिजर्वेशन एक तरह की वही समानता प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, जिसमें ब्राह्मण का बच्चा भी पढ़ सकता है और सो कॉल्ड शुद्ध का बच्चा भी पढ़ सकता है। अब सितंबर 1928 का दिन था, 1928, फिरोज शाह कोटला का मैदान। आज फिरोज शाह कोटला समझते हैं? फिरोज शाह का टीला, इन्होंने फिरोज शाह कोटला, ठीक है, का टीला कोटला, अंग्रेज ऐसे थे ना, मिस प्रोनाउंस कर देते थे। फिरोज शाह का टीला बिकम फिरोज शाह कोटला। 1928 में फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह और ये सब, जगदीश चंद्र बोरा, ये सब लड़के मिले और कहा आप तो कुछ धमाका करेंगे। लोगों ने कहा क्या धमाका करोगे?
इन्होंने कहा अभी अभी आए हैं, लाला लाजपत राय को सर पे डंडे मार मार के मार दिए इन्होंने, लाठी चार्ज, समझ रहे हैं आप, सर पे डंडे मारे गए। लाला लाजपत राय की मौत लाठीचार्ज से हुई है। तो भगत सिंह ने कहा कि इतने बड़े लीडर, शेरे पंजाब, जिन्हें नहीं छोड़ा गया, तो आम आदमी की क्या औकात है। तो अब अंग्रेजों को सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा? सबक। कैसे सिखाएंगे? पहले तो जिस इंस्पेक्टर ने, जिसके कहने पर, एसपी के कहने पर लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसको ठोकेंगे। तो मारने किसी को गए थे? स्कॉट को। मर कौन गया? सॉन्डर्स। साथ के साथ एक चनन सिंह था, इंडियन था, वो भी पीछे भागने लगा क्योंकि वो पुलिस में था, उसे भी गोली मार दी उन्होंने। तो इंडियन को भी मारी। मेरा कहने का मतलब यही है कि उसे भी मारा गया। तो दिस इज नोन एज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। क्या कहा जाता है इस केस को? लाहौर कॉन्स्पिरेसी। इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। लाहौर की जेल है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। अब एक पोस्टर छापा गया, उसमें इस किलिंग को जस्टिफाई किया गया, एसेसिनेशन को जस्टिफाई किया गया। और कैसे जस्टिफाई किया गया? कहा गया ये जो मर्डर हुआ है, इट इज रेस्पेक्टेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल एट अनवर्दी हैंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिशियल। द मर्डर ऑफ लीडर। अच्छा, लाला लाजपत राय के बारे में कह रहा है कि लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई है, ये लाखों लोगों के लिए बहुत ही इंसल्टेड है, क्योंकि एक अनवर्दी हैंड, यानी कि इसका कोई लेवल नहीं था, ऐसे ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिशियल्स ने लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मौत करी। इट वॉज एन इंसल्ट टू द नेशन। इट वॉज द बर्डन ड्यूटी टू यंग मैन ऑफ इंडिया टू इफेस इट। वी रिग्रेट टू हैड किल अ पर्सन। ये चनन सिंह की बात कर रहे हैं। बट ही वॉज पार्ट एंड पार्सल दैट इनह्यूमेन अनजस्ट ऑर्डर विच ही हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। ये बात कर रहे हैं कि हमसे एक इंडियन की भी मौत हुई है, चनन सिंह की, सरदार जी की। इन्होंने सॉन्डर को मारा, चनन को भी मार दिया। तो उन्होंने कहा हमें रिग्रेट है कि हमने एक आदमी को मारा, लेकिन ही वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनह्यूमेन एंड अनजस्ट ऑर्डर। ठीक है, दिस इज द भगत सिंह। अब भगत सिंह की इस केस के बाद कुछ विचारधाराएं चेंज हुई, कुछ विचारधारा चेंज हुई। और विचारधारा चेंज करके, विचारधारा में भगत सिंह ने कहा कि देखो, सबसे पहले विचारधारा में भगत सिंह ने कहा कि इसके कारण, जब हमने सॉन्डर्स की मर्डर करा, इसके कारण पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाए गए। पंजाब के लोगों का कोई भी वायलेंस हो तो, पंजाब कोई भी एरिया हो तो वहां के लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते। तो यहाँ के लोग, पंजाब के लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करे। भगत सिंह को कहा, भगत सिंह को लगा कि यार मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूं और ये तो अप्रिशिएट कर ही नहीं रहे। तो उन्होंने अपना जो तरीका है वो बदला। और तरीका बदलने के बाद उन्होंने कहा कि असल आजादी चेंज से आएगी, सोशलिज्म से आएगी, साम्यवाद से आएगी। अब बात यह है, एक यंग लड़के की बात दुनिया कैसे सुने? एक नया लड़का है जो अपनी विचारधारा बताना चाहता है, उसकी बात कैसे सुनी जाए? तो इसका एक तरीका निकाला गया, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस। सेंट्रल असेंबली बम। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इसके बाद भगत सिंह की विचारधारा चेंज हुई और भगत सिंह ने कहा कि ऐसे में तो हम पंजाब के अगेंस्ट ही बन जाएंगे, लोग ही हमें गलत कहने लगे हैं। तो अब विचारधारा चेंज हो, और विचारधारा जब चेंज हो के विचारधारा बताने की बात हुई, तो कैसे बताई जाए कि दुनिया, बहरी दुनिया को, बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका किया जाए। उसमें कोई मरा नहीं, लेकिन एक बार में दुनिया हमें सुनेगी तो हम क्या कहना चाहते हैं। एवरीवन, दुनिया सुनेगी तो क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट में, उस समय की पार्लियामेंट है और आज इसे दिल्ली विधानसभा, पुरानी विधानसभा जो है सिविल लाइंस में, वो वाला एरिया है। आज का पार्लियामेंट नहीं, ये दिल्ली का विधानसभा है। उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वहां लगती थी। तो सेंट्रल असेंबली में दो बिल पास हो रहे थे, और बिल थे सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या थे?
दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। देखो दोनों बिल समझते हैं क्या है। ट्रेड डिस्प्यूट बिल में यह कहा गया कि जो लेबर है वो लेबर यूनियन नहीं बना सकती। इसे क्या कहा गया? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल में यह कहा गया कि पब्लिक जो लिबर्टीज हैं, जो आजादी हैं, उन्हें कम किया जाएगा, साथ के साथ वर्कर्स की भी आजादी कम की जाएगी। इसे कहा गया पब्लिक सेफ्टी बिल। अब ये दोनों बिल हार्श है, तो भगत सिंह को लगा कि ये बेस्ट तरीका है, यहां पर एक कम पाउडर का बम फेंकेंगे। बम फेंकने के बाद लोगों में हड़कंप मचेगा, उन्हें अपनी बात समझाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज मिलेगा, नेशनल मीडिया का कवरेज मिलेगा और हमारी बात लोग सुनेंगे। समझ में आया? सेंट्रल असेंबली में बम की फेंका गया, और किसने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इन दो लोगों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। चले, बम फेंका गया तो दो चीजें बोली गई कोर्ट रूम में, जो पूरा आपका सेंट्रल असेंबली कोर्ट रूम था। डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, इंकलाब जिंदाबाद। अब सारी कहानी उसके बाद चेंज हो गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। जब गिरफ्तार किया गया तो कुछ मुखबिरी HSRA से भी हुई, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, कोई ना कोई पुलिस क्या है यहां पे प्रिजनर डायलेमा काम करता है। सुना है प्रिजनर डायलेमा? सुनाऊं? इसे आल्सो नोन है जीरो सम गेम, नास इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अब प्रिजनर डायलेमा कैसे काम करता है? तो मान लो 4 लड़के हैं ABCD, ठीक है, और पुलिस जवान कैसे खुलवाती है समझते हैं। अगर 4 लड़के, 4 की जगह 2 ले लें, अभी समझाने में थोड़ी आसानी होगी ना, ठीक है। 2 लड़के हैं, अमित और बंटी, दोनों किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुए, मान लो चोरी करी या कुछ करी, तो दोनों को अलग अलग कमरे में इंटरोगेशन में लिया जाएगा, कभी साथ में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस को सबसे पहले बयान मैच करने हैं, उसकी साइकी समझनी है। एक बार बयान अलग हुए इसका मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं, झूठे मक्का है, इसलिए पहले ही बना लेनी चाहिए सारी कहानी, क्या बोलना है। समझ में आया? वहां इधर आ जाओ, सिखाऊं कैसे करते हैं। तो बंटी और अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके प्रोबेबिलिटी सेट बनाते हैं। पुलिस ने बंटी अमित से कहा कि अगर तू बंटी का नाम ले लेगा तो तुझे 0 साल की। अब पुलिस ने इसे कहा, बंटी और अमित दोनों ने। अब यह है कि पुलिस ने सारी बात करी और यह बनाया गया कि अगर बंटी अमित का नाम ले लेगा, बंटी अमित का नाम ले लेगा तो बंटी को 0 ईयर की सजा मिलेगी, बंटी को 5 साल की सजा मिलेगी। सेम अगर अमित बंटी का नाम ले ले तो उल्टा, अमित अगर बंटी का नाम ले तो बंटी को 5 साल की सजा, अमित को 0 ईयर्स की सजा। ठीक है, दोनों मना कर दे, दोनों को 0-0 की सजा, और दोनों एक्सेप्ट कर लें तो दोनों को 3-3 साल की सजा। समझ में आया? अब समझो, दोनों को 3-3 साल की सजा। अब प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करने की देखें, दोनों में से किसी को भी, वो 50% है, ना एक्सेप्ट करने की 50%। तो ह्यूमन साइकी क्या कहेगी? 5 साल की सजा लेगी या 0 में छूट जाएगी? यही पकड़ा जाएगा, दोनों ही पकड़े गए। नास इक्विलिब्रियम, द प्रिजनर्स डायलेमा। अब किसी HSRA वाले ने ही मुखबरी कर दी होगी। अब मुखबरी करी तो पता चला, ब्रिटिशर्स ढूंढ लाए कि ये भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त अभी देखो कोर्ट में कितनी अच्छी अच्छी दलीलें दे रहे हैं, बता रहे हैं कि नॉन वायलेंस करना है, लेकिन नॉन वायलेंस करना है, हम तो बस आपको समझाना चाहते थे। बेशक एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हाथ थोड़ा बहुत जल गया था, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मरा नहीं है एटलीस्ट। ये ऐसी बात कर रहे हैं, इन्होंने तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में यही थे, यही लड़के थे। सॉन्डर्स को गोली मार दी इन्होंने, चलन सिंह को गोली मार दी। ब्रिटिश पुलिस केस ढूंढ लाई।
अब यहां पे हो गया गच्चा उल्टा। भगत सिंह को खुद नहीं जाना चाहिए था, इसलिए बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं होगी। किसको फांसी होगी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, क्योंकि ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे। बटुकेश्वर दत्त को थोड़ी ना फांसी हुई। तो ब्रिटिशर्स ढूंढ लाए केस, और केस जब ढूंढ लाए तो द सेम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो भगत सिंह को मार्च 1931 में इनको फांसी दे दी गई। इनके साथ वो सारे लड़के पकड़े गए। अच्छा, इन सब का कहना था हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन किसी को पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं किया गया। जतिन दास ने 64 दिन का पाफाश रखा इस बेसिस पे कि मुझे पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए। वही जतिन दास जिसने सेंट्रल असेंबली के बॉम्ब डिजाइन करे थे, उनकी भी डेथ हो गई, उनकी फास्ट अनटू डेथ हुई, यानी भूखे रह के डेथ हुई। भगत सिंह का भी कहना था, ये पढ़ने के इतने उत्सुक आदमी थे, इन्होंने कहा कि हर दिन मेरे पास न्यूज़पेपर आना चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने फास्ट रखा, खाना बहुत दिन तक नहीं खाया, और लास्ट में एक यंग लड़का मार्च 1931 में फांसी दे दिया। मर्डर।